हेलो एवरीवन। यस, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की। ठीक है, जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री जाना पहचाना सा टॉपिक है, क्लास 10th में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई थी कि साइन का, कॉस का, टेन का हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे निकालेंगे, है ना। और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हमारे पास था, है ना, वहाँ पे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में हमारे पास जो साइन कॉस टेन होंगी उनके वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री की बात हम करेंगे सर। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो मेरे पास या सारे स्टूडेंट के पास एक सवाल आता है कि सर ये ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ क्या है, ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को पढ़ाया क्यों जाता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, है ना, इन्हें इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, कौन किया। ठीक है, पहले इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे सर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री है और इस ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे सर। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सर ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर डेफिनेशंस की बात करें ट्रिगोनोमेट्री का, तो ट्रिगोनोमेट्री जैसे बाकी जो टाइप्स हमारे पास हैं, चाहे वो सेट थ्योरी की हम बात कर लें, प्रोबेबिलिटी की बात कर लें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें से हम लोग ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एंगल्स को लेके और साइड्स को लेके उन सारी चीज़ों का स्टडी करेंगे। क्लास 10th की अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने जो भी ट्रायंगल पढ़ा था वो सब के सब राइट एंगल था। बट जब हम जैसे ही क्लास 10 से एक लेवल ऊपर आके स्टैंडर्ड 11 के मैथ्स की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो भी टॉपिक्स है ट्रिगोनोमेट्री में वो ज़रूरी नहीं है सर कि वो हमारा राइट एंगल हो। राइट एंगल के अलावा जितने भी सारे एंगल्स हैं या जितने भी सारे ट्रायंगल्स हैं उनसे रिलेटेड भी हम ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशंस की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सर इट इज द ब्रांच ऑफ mathematics, it is the branch of mathematics which deals with the study of which deals with the study of angles of triangles, angles of triangle and problems related to this, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of angle of a triangle and problems related to this। हम जितने भी तरह के ट्रायंगल्स की बात करें, क्लास 10th में हमारे पास सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड टॉपिक हमारे पास था। बट हम स्टैंडर्ड 11 की बात करें तो राइट एंगल के अलावा और भी जितने सारे ट्रायंगल हैं उन सारे ट्रायंगल से रिलेटेड भी हम लोग क्लास 11 में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो मैथमेटिक्स का ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है उसको इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था, तो फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हिपार्कस को माना जाता है। फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्कस को माना जाता है, जो 190 BC में
नाइसिया में पैदा हुए थे और उन्होंने सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, फाउंडर हिप्पार्कस साहब जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये ट्रिगोनोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये बताया कि ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये नाइसिया के रहने वाले थे। ठीक है ना, इन नाइसिया, थोड़ा सा यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपको, इन ये नाइसिया के रहने वाले थे। ठीक है, अब अगर नाइसिया की हम बात करें, ठीक है, नाइसिया में जितने भी सबसे पहले नाइसिया में इससे पहले इंट्रोड्यूस किया गया और नाइसिया से में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ हिप्पार्कस के थ्रू, तो इससे पहले लोग ट्रिगोनोमेट्री के ब्रांचेस के बारे में या ट्रिगोनोमेट्री जो ब्रांच बन के नया निकल के आया उसके बारे में लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये नाइसिया में था। ठीक है, और ये 190 BC की बात है, 190 BC में हुए थे। अब सवाल है कि इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया सर? इसको इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? जब स्टार्स, सैटेलाइट, गैलेक्सीज, इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना हुआ तो उसी से रिलेटेड इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यानी अगर हम ये कह सकें, अगर हम चाहें तो जितने भी स्टार्स हैं, मून हैं, है ना, या फिर जितने भी गैलेक्सीज़ हैं, इन सारे गैलेक्सीज़ के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम इस ट्रिगोनोमेट्री को सीखते थे उस समय। और वही चीज़ को, डिस्टेंस के मेज़रमेंट को निकालने के लिए ये हिप्पार्कस साहब ने जो था वो ट्रिगोनोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए माना जाता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर हाइट को निकालना है जिसमें से कुछ लेंथ दिया हुआ है ना, तो हम उस पर्टिकुलर हाइट को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि क्लास 10 में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस में देखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं। अब सवाल है यहाँ पे कि सर इसमें क्या यूज़ है स्टैंडर्ड 11 में? तो स्टैंडर्ड 11 में जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है, जब हम लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, जो कैलकुलस का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ देखेंगे। अगर हम बात करें कैलकुलस में क्लास 12 की, तो जब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तब भी ये यूज़ होगा हमारा। थर्ड में अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तब भी हमारा ट्रिगोनोमेट्री यूज़ होगा। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन में चाहे वो इनडेफिनिट हो और चाहे वो डेफिनिट हो, दोनों ही तरीके के इंटीग्रेशन में हमारा यूज़ होगा क्या, ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के यूज़ होंगे। ठीक है, हम अगर रिलेशन फंक्शन की बात करें, रिलेशन एंड
फंक्शन में खास तौर से ITF की बात कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हमारा ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होगा। और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका स्टैंडर्ड 12th के सिलेबस में दी हुई है सर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को हम लोग को अगर अच्छे से कवर करना है तो आपको स्टैंडर्ड 11 के ट्रिगोनोमेट्री के बेस का होना ज़रूरी है। तो हम लोग जब भी ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे यहाँ पे एकदम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंगल से स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा पूरे सेशन वाले जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, आने वाले जितना भी लेक्चर्स है इस टॉपिक का, ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक का पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है ये। जैसे जैसे आपके पास हमारे वीडियोस आएंगे सारे एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे, 1 बाय 1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इवन कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, एकदम से बेस से पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें थोड़ी सी इस चीज़ को, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, IITs वगैरह की अगर हम तैयारी करते हैं, NDA की तैयारी करते हैं, SSC बैंकिंग वगैरह में भी कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप ट्रिगोनोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th का पहला चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इरेज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले एक दो चीज़ और थोड़ा समझ लेते हैं। क्लास 11th का जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर बात हम NCERT की करें तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बस उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग एंगल्स के मेजरमेंट को सीखेंगे। साथ ही साथ सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करने के लिए सीखेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जब आएगी आपकी तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज़ द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, जो हमने पढ़ा था क्लास 10 में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसको कैसे यूज़ करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो भी हमारा वहाँ पे मिलेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो जितने सारे आइडेंटिटीज़ हैं, जितने सारे फार्मूलाज हैं, वो सब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज में कवर करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमको मिलेगा सर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब उस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो तरह का वैल्यू पढ़ेंगे सर। पहले तो पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। सॉल्यूशंस के वहाँ पे दो टाइप्स होंगे। पहला टाइप आपका होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा टाइप आपका होगा जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो ये जो 4-5 एक्सरसाइज हमारे 1 बाय 1 आते जाएंगे, ठीक है। एक एक करके मैं सारे एग्जांपल्स कवर करूँगा, एक एक करके मैं सारे आपके एक्सरसाइज कवर करूँगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है प्रॉपर तरीके से आप इसको ध्यान दीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट हम लोग करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी एंगल को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, ये हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। एक एक छोटी छोटी डेफिनेशंस भी मैं कोशिश करूंगा आपको लिखवाने का, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं सर। एंगल को मेज़र कैसे किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, क्योंकि एंगल जाना पहचाना सा चीज़ है। हम लोग क्लास 5-6 से एंगल पढ़ते आते हैं ज्योमेट्री में। क्लास 10th में जो एंगल हम लोगों ने पढ़ा है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हम लोगों ने एंगल को पढ़ा हुआ है।
बट यहाँ पे हमारे जो एंगल्स होंगे वो 90 से छोटा भी होगा, 90 से बड़ा भी होगा और 0 से छोटा भी होगा। तो एंगल कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, वो 90 से भी छोटा हो सकता है, 90 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि एंगल होता क्या है ये हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि एंगल है क्या सर। एंगल the amount of rotation from initial side to terminal side is called an एंगल। ठीक है, इज कॉल्ड एन एंगल। अब अगर हम बात करें इसके फिगर्स की, तो फिगर कैसा बनेगा ध्यान से देखते हैं। ये आपका फिगर कुछ इस तरह निकल के आएगा। ये अगर हमारे पास ए है, ये ओ और ये अगर बी है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। यहाँ से बहुत आराम से समझेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड का मतलब ये है और टर्मिनल साइड का मतलब ये है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि सर ये हमारा इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है और इस ओ को बोला जाता है वर्टेक्स। तो इनिशियल साइड से जब टर्मिनल साइड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जितना रोटेशन हुआ इसी को एंगल कहा जाता है। यहाँ से यानी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जितना रोटेशन हुआ इसी को हम क्या कहेंगे सर, एंगल कहेंगे। एक दूसरा तरह का फिगर यहाँ हम और बनाते हैं। एक दूसरा तरह का फिगर हमारे पास कुछ इस तरह का है। ये ओ डैश है, ये ए डैश है और ये हमारा मान लो बी डैश है। ये हमारा इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड। ये हमारा टर्मिनल साइड है, ये हमारा वर्टेक्स है। और डेफिनेशन कहता है सर कि रोटेशन किधर से किधर होना है, इनिशियल से लेके टर्मिनल के तरफ जाना है। तो ये इनिशियल है और ये हमारा टर्मिनल है सर, ठीक है। ये इनिशियल है और ये हमारा टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है और ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी एंगल का मेज़रमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होता है तो एंगल पॉजिटिव होता है। जब किसी एंगल का मेज़रमेंट हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो एंगल हमारा नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारा थीटा होगा प्लस में और यहाँ पे हमारा होगा माइनस में। यानी ये हमारा क्या हो गया सर, पॉजिटिव एंगल। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव एंगल। और यहाँ पे हमारा बन गया नेगेटिव एंगल। ये हमारा हो गया क्या, नेगेटिव एंगल। तो ये हमारा कुछ इस तरह का एंगल था। अब थोड़ा सा वापस आते हैं क्लास 10 के कॉन्सेप्ट में। क्लास 10 का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि सर 0 से बड़ा होगा और 90 या 90 से छोटा होगा। अब अगर बात हम करें निगेटिव की, तो निगेटिव का मतलब क्या है कि वो 0 से नीचे चला गया सर, 0 से नीचे चला गया। तो पहले तो एक दो चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पे कि इनिशियल साइड हमेशा फिक्स्ड होगा, इनिशियल साइड हमेशा फिक्स्ड होगा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो हमारा इनिशियल होगा। टर्मिनल साइड का जो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग
पोजीशन बदलेगा सर। टर्मिनल साइड का जो मेज़रमेंट है वो हमारा एंगल के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग टर्मिनल साइड का पोजीशन चेंज होगा। जब किसी एंगल का मेज़रमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो एंगल हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर किसी भी एंगल का मेज़रमेंट हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, है ना, घड़ी जिस दिशा में चलती है, जिस डायरेक्शन पे मूव करती है उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और अपोजिट जो जाएगी वो हमारी एंटी क्लॉक होगी। तो दो तीन चीज़ यहाँ पे है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको लिखवा दें। फर्स्ट में नोट में करके हम लिखवा दें आपको, when we measure an angle about anti-clockwise direction, then angle will be पॉजिटिव। ये फर्स्ट हो गया सर। सेकेंड में अगर हम यहीं पे लिखें कि व्हेन वी मेजर एन एंगल अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन then angle will be negative, ठीक है। ये हमारा हो गया एंगल्स का। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे पास है वो हमारा इनिशियल है, और टर्मिनल साइड का जो पोजीशन है वो बैक टू बैक चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो चलिए थर्ड में हम इसको भी लिख देते हैं। थर्ड में हॉरिजॉन्टल लाइन या इनिशियल साइड लिख देते हैं। इनिशियल साइड विल बी ऑलवेज fixed but terminal side will be change with respect to the measurement of angles, ठीक है। एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनल साइड का पोजीशन चेंज होगा। चलिए सर अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमने क्या कहा कि वैल्यू जो होगी वो 90 से बड़ी हो सकती है और 0 से छोटी हो सकती है। तो कैसे होगी वो थोड़ा सा देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे लें, जैसा कि हम लोग को पता है कि सर अगर कोई भी इस तरह का एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वो कितना डिग्री का एंगल बना देगा, 360 का। सर ये कितना डिग्री का एंगल बना देगा, 360 का एंगल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज दैट ये हमारे पास कुछ इस तरह का है सर, एक्स डैश वाई डैश। अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट किया और इसमें सपोज दैट कि हम कुछ और भी ऐड कर दिए, ध्यान से पहले समझिए। यहाँ से हमने लेके स्टार्ट किया हुआ है इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन तक, और यहाँ पे हमारा जब आया तो कितना हो गया, 360 हो गया। अब मान लो हमने इसमें 60 को ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने 60 को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा 420 डिग्री हो गया पॉजिटिव। कितना डिग्री, 420 डिग्री हो गया
पॉजिटिव। लेकिन अगर हम निगेटिव की बात करें, अगर हम निगेटिव की बात करें इसी एंगल्स में से, तो ये x है, x डैश y और y डैश मेरे पास है। अगर इसी एंगल को हम कुछ इस तरह लेके आएँ, इस तरह लेके आएँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। अगर एंगल की बात करें आप, तो हमने देखो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है और क्लॉकवाइज हम गए हैं कहाँ तक, यहाँ तक 360 गया और इसमें मान लो 60 हमने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा -420 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया सर, 90 से बड़ा हो गया। पहला बाउंड्री ब्रेक हो गया जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। दूसरी बाउंड्री यहाँ पे ब्रेक हो गई सर। हमने क्लास 10 में कितनी वैल्यू पढ़ी है, अगर हम क्लास 10th के मैथ्स की बात करें, अगर हम क्लास 10th के मैथ्स की बात करें तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं सर। ठीक है, और ये ध्यान से अगर आप देखें तो नेगेटिव जब हो गया इसका मतलब है कि 0 से छोटा हो गया, और अगर +420 है इसका मतलब हमारा 0 से बड़ा हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर एंगल मैक्सिमम कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है, तो सिंपल सा चीज़ है कि ये हमारे पास अगर एक एक्सिस है, एक रोटेशन कर दिए 360 हो गया, अगेन एक रोटेशन कर दिए 720 हो गया, अगेन एक रोटेशन कर दिए कुछ इस तरह का, तो ये एंगल अगर आप देखें तो देखो 360 720 से बड़ा है सर। अगर यही एंगल को हम इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें कि इस डायरेक्शन से अगर हम मेज़रमेंट करते जा रहे हैं, तो जितना ये रोटेशन होगा, अगर एंगल निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो ये एंगल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। तो क्लास 10 के दोनों बाउंड्री हमने क्या कर दिए, यहाँ पे ब्रेक कर दे, यानी एंगल की जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से छोटा हो सकता है सर, और एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था एंगल्स को लेके कि एंगल हम किसे कहेंगे, एंगल का मेज़रमेंट कैसे करेंगे, एंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन को इनिशियल साइड कहेंगे और टर्मिनल साइड की पोजीशन जो होगी वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। यहाँ पे हमने ये देखा कि सर एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेज़र कर रहे हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव हो रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल को मेज़र कर रहे हैं तो हमारा एंगल नेगेटिव हो रहा है। साथ ही साथ 0 और 90 का बाउंड्री भी हम लोगों ने इसमें ब्रेक कर लिया। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर एंगल्स होता क्या है। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको अब इरेज करते हैं। अब सीखेंगे कि एंगल को मेज़र करने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, क्लास 11 में सीबीएसई में एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ हमें डिग्री और रेडियन से रिलेटेड पढ़ना है ना। तो वो होता क्या है, एंगल को मेज़रमेंट करने के क्या क्या सिस्टम्स हैं वो हम लोग देखेंगे सर। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेज़र करने के लिए कितने सारे सिस्टम्स हैं ये हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे सर। चलिए पहला आएगा सेक्साजेसिमल सिस्टम। फर्स्ट जो हमारा है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम।
इसका इन्वेंशन ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलिए या फिर ब्रिटिश सिस्टम आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम में ये बताया गया कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हम इस हेक्साडेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं सर। तो इस सिस्टम में हमारे पास आ गया, इन दिस सिस्टम 1 right angle is equal to 90 degree, 1 degree equal to 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमारा कहलाया हेक्साडेसिमल सिस्टम और प्रेजेंट में अभी हम इसी सिस्टम को यूज़ करेंगे। दूसरा आएगा सेंटेसिमल सिस्टम, दूसरा आएगा हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। इसका इन्वेंशन फ्रांस में हुआ था, इसीलिए इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, इसको ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, इसको डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से कि इसका दूसरा नाम हमारा डिग्री मेजर या डिग्री सिस्टम बोल सकते हैं। ये हमारा ग्रेड में है तो ग्रेड मेजर या ग्रेड सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें हम लोग ग्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेड क्या है, एक यूनिट है सर, एक यूनिट है किसी भी एंगल को मेजर करने का। तो इन दिस सिस्टम 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। कितना, 100 ग्रेड, ठीक है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ये हमने सेंटेसिमल सिस्टम में पढ़ना है सर। और तीसरा आएगा सर्कुलर सिस्टम। थर्ड जो आएगा वो आएगा सर्कुलर सिस्टम, या इसी को हम लोग रेडियन मेजर या रेडियन सिस्टम भी कहेंगे। रेडियन क्या है, रेडियन मेजर या रेडियन सिस्टम भी कहेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक 3 सिस्टम हैं जिनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे इस क्लास 11th में। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो हमको डिग्री मेज़र के बारे में पढ़ना है और हमें रेडियन मेज़र के बारे में पढ़ना है। अब सवाल है डिग्री के बारे में, तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं क्लास 10 के मैथ्स के अकॉर्डिंग कि डिग्री क्या था, और सिर्फ डिग्री ही पढ़े थे क्लास 10 में, बट यहाँ पे हम लोग रेडियन भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिग्री के बारे में, तब हम लोग इसके बीच के रिलेशंस को देखेंगे, फिर कुछ फार्मूला को देखने के बाद इसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि सर डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमने जैसे बताया कि सर ये अगर एक लाइन है, यहाँ पे अगर एक रोटेशन हम पूरा करते हैं तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का एंगल बना रहा है सर। तो किसी भी सर्कल में अगर 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर किसी सर्कल को 360 पार्ट में हम डिवाइड करें तो एक पार्ट जो होगा वो हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा सर। चलिए तो थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे डिग्री को कि 1 डिग्री इक्वल्स 1 बाय
1/360 of a revolution in magnitude. It is a unit of measures. It is a unit of measures the magnitude of angles. ठीक है, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझते हैं सर। ये हमारे पास इस तरह का एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल को हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो एक पार्ट निकल के आया सर, दैट इज़ कॉल्ड 1 डिग्री। क्या? 1 डिग्री। ये हमारा एक पार्ट जो हो गया, ये हमारा 1 डिग्री हो गया सर। यानी यहाँ पे अगर शॉर्टकट में लिखें हम 1 डिग्री इक्वल टू, तो 1/360th ऑफ अ रिवोल्यूशन, ये हमारा डिग्री हो गया सर। अब थोड़ा सा हम रेडियन के तरफ बढ़ते हैं। रेडियन होता क्या है? रेडियन होता क्या है सर? रेडियन की अगर हम बात करें तो रेडियन है क्या? अगर किसी भी सर्कल में 2 रेडियस और उसके उन 2 रेडियस के बीच में जो आर्क बनेगा, उनके आर्क का लेंथ अगर आपस में इक्वल होता है तो 1 रेडियन का एंगल बनेगा। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है सर, चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर हम उधर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कि सर यहाँ पे इस तरह का हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मान लो फॉर एग्जांपल ये O है, ये A है और ये B है सर। O से B का लेंथ अगर R है, O से A का लेंथ भी अगर R है और A से B यानी इसका लेंथ भी अगर R है, तो यहाँ पे बनेगा 1 रेडियन। यानी अगर हम बात करें एंगल AOB की, तो 1 रेडियन को हम पावर C लिख सकते हैं। यानी ये हमारा 1 रेडियन हो गया। ठीक है। अच्छा, रेडियस से उसको कोई मतलब नहीं है सर। रेडियस का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। इस रेडियन में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो रेडियस है, इसका जितना लेंथ होगा, क्या इस आर्क का उतना ही लेंथ है? अगर इस रेडियस के इक्वल ये आर्क का लेंथ होता है, तब जाकर हमारा 1 रेडियन बनेगा। कहने का क्या मतलब है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये है सर कि यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया। ये हमारा कुछ इस तरह का है। ये हमारा सेंटर है मान लो, और ये मान लो P है, ये Q है और ये R है। ठीक है। यहाँ पे अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इस PR का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, यानी तीनों आपस में इक्वल हो गया सर। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा कितना बन गया? ये हमारा 1 रेडियन बन गया सर। कितना बना? 1 रेडियन बन गया। चलिए तो थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं। A radian is an एंगल। रेडियन जो है वो एक एंगल है। क्या है? देखो तो यहाँ से यहाँ के बीच में जितना रोटेशन है सर, बट इसका लेंथ और इस आर्क का लेंथ हमारा दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? अ रेडियन इज एन एंगल subtended at the center। यहाँ पे जो सेंटर पे हमारा एंगल बना हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल
A radian is an angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the length of रेडियस। ठीक है, आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल अगर हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 रेडियन हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग 1 राइट एंगल को 90 डिग्री पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईच पार्ट विल बी 1 मिनट, और 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी वो 60 सेकेंड हो जाएगा। सेंटेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल का मतलब 100 ग्रेड, 1 ग्रेड का मतलब 100 मिनट, और 1 मिनट का मतलब 100 सेकेंड। इस सर्कुलर सिस्टम की अगर बात करें, रेडियन मेज़र की बात करें, तो इसमें हमारे पास ये रेडियन और डिग्री से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में हम लोग फर्स्ट और थर्ड को डिस्कस करने के लिए डिग्री को हमने डिफाइन कर दिया और रेडियन को डिफाइन कर दिया। डिग्री का मतलब जब किसी सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो 1 पार्ट जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है 1 डिग्री। रेडियन की अगर हम बात करें तो अगर रेडियस और आर्क लेंथ दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को देखा। इसमें 3 सिस्टम हमारे पास है, इसमें हमने डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र को क्लियर किया। तो आई होप कि जितना भी आज के लेक्चर में हमने कवर किया है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।